गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ निकिता कंवर, गुड मॉर्निंग। मैम हाँ ये क्वेश्चन है, बोल तो। ये है ना एलुमिना तापीय विधि में हाँ एलुमिना की ब्रोमाइड ताप विधि में बोल। Mg+Ba O2 का ही मिश्रण क्यों लिए? किसमें? Mg+Ba O2 का मिश्रण ही क्यों लिए इसमें? Mg+BaO2 का मिश्रण है क्योंकि वही मैग्नीशियम का फित्ता ही फित्ते से ही बांधा गया था, तो और कोई चीज लेंगे तो वो न तो ज्वाला उत्पन्न करेगी न ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी। केवल तो ये मैग्नीशियम ही ज्वाला उत्पन्न करता है और उसके लिए बेरियम प्रोक्साइड है ना, वो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। और कोई भी नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, और कोई नहीं ले सकते। मैग्नीशियम तो ज्वाला उत्पन्न करने के लिए और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए ये मिश्रण लिए गए हैं। ओके मैम। और कुछ? नो मैम। अच्छा, कल आपकी क्लास लाइट जाने के कारण हो नहीं पाई थी, तो अपनी हाँ विधि मैम। चलती चलती ही रह गई थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वही कल वाली विधि, हेल हेराल्ड विधि, या इसका दूसरा नाम मैंने बताया था वैद्युत अपघटनी विधि, जो विलियम, हाँ निर्मल दरिया, अभी है ना 6th लेसन के ऐप पे वीडियो नहीं डाले जाएंगे, अभी 5th लेसन के कंप्लीट चल रहे हैं, वो 23 तारीख तक ही अपलोडिंग हुए हैं जुलाई के, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा 6th लेसन के वीडियो डालने के लिए। तो रोजाना क्लास तो लेता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आई निर्मल दरिया? कौन सी क्लास? मैम एक दिन है ना नेट नहीं चल रहा था इस दिन, इसलिए लिया नहीं था मैं शुरू की वीडियो। अच्छा अच्छा, नेट नहीं चल रहा था 6th लेसन में शुरू के वीडियो। हाँ, ये जो पढ़ा रहे हो ना आप, ये वाला ही चैप्टर। कहाँ तक नहीं लिया था ऐसे बता। शुरू की 2 नहीं लिया था। शुरू की 2 नहीं लिया था, एक में तो मैंने पढ़ाया था धातु, अधातु और उपधातु। ऐप पे नोट्स तो मिल गए ना तुझे? हाँ, वो आप बोलते हैं ना झाग पलवन विधि, वो पढ़ाए थे ना, वो नहीं पढ़ी मैंने। हाँ झाग पलवन विधि पढ़ाई थी ना मैंने, जिसे उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। चल मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार तो सुनना। झाग पलवन विधि, इसमें सल्फाइड एशकों का सांद्रण किया जाता है। तेरे पास डायग्राम बना हुआ ही है ना? हाँ मैम। सल्फाइड एस्क में कॉपर पाइराइटीज भी ले सकते हैं, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। गेलेना भी ले सकते हो, जिसका PbS होता है। सीने बाहर भी ले सकते हो, जिसका HgS भी होता है। सल्फाइड एशकों के चूर्ण को पात्र में लिया गया था। फिर इस सल्फाइड एशकों के चूर्ण में चाहे आप चीड़ का तेल ले लो, चाहे यूकेलिप्टस का तेल ले लो, चाहे तारपीन का तेल तथा जल डालते हैं। ये डालने पर जो सल्फाइड एस्क थे वो तो तेल से भीग गए और जो अशुद्धियां थी वो जल से भीग गई, ठीक है। फिर बाद में वायु प्रवाहित की गई थी, तेरे पास डायग्राम बना हुआ है, उसमें ऊपर ही ऊपर मैंने लिखा है घूर्णी क्षेपणी यांत्रिक विलोडक, इसके द्वारा पात्र में वायु प्रवाहित की गई थी। वायु प्रवाहित करने पर वायु तेल के साथ झाग बना लेती है और जो अशुद्धियां होती है वो पेंदे में एकत्रित हो जाती है। वायु तेल के साथ झाग बनाने पर सल्फाइड एस्क झाग पे अधिशोषित हो जाते हैं। झाग पे अधिशोषित हुए सल्फाइड एशकों को एक पलवन कारक पदार्थ था जिसका नाम था सोडियम या पोटेशियम एथिल जेनथेट, जिसके द्वारा सल्फाइड एशकों को पात्र के ऊपर लाया गया था। यही झाग पलवन विधि थी। क्लियर निर्मल दरिया? यस मैम, थैंक यू मैम। चलो चलो अब अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैद्युत अपघटनी विधि या
हेल हेराल्ट विधि, जिसका आपके पास डायग्राम और थोड़े से नोट्स पहुंच गए हैं, इस विधि के आधे नोट्स पहुंचे हैं। तो यह 5वीं विधि है धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की। शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना। एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि, जिसे हेल हेराल्ट विधि भी कहा जाता है। हेल की जगह तुम होल भी लिख सकते हो। हेल हेराल्ट विधि कहा जाता है। देखो बच्चों, इस विधि में एक लोहे का पात्र होता है। ये आपके पास लोहे का पात्र है। इस लोहे के पात्र में कार्बन का अस्तर लगा होता है। यहाँ पे छिद्र होते हैं एल्यूमिनियम धातु को बाहर निकालने के लिए। कार्बन का अस्तर लगा होता है, ये कार्बन का अस्तर है। और जो कार्बन का अस्तर लगा हुआ है, कल भी मैंने अस्तर का मतलब समझाया था, परत, आवरण, कार्बन का अस्तर। यह कार्बन का अस्तर कैथोड का कार्य करता है। आप सब जानते हो कैथोड कौन से कणों से मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से। इस पात्र में नीचे वीडियो नहीं दिख रहा है, बस यहाँ तक ही बनाऊंगी, अब आगे नीचे बनाऊंगी भी नहीं। अब देखो, इस पात्र में ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये देखो, मैंने आपके सामने ग्रेफाइट की छड़ लगा दी है। ये ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है, या तुम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये देखो बच्चों, ग्रेफाइट की छड़ है एनोड के रूप में। यह ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है। और एनोड कौन से कणों से मिलकर बने होते हैं? धनावेशित कणों से। जो आपने कैथोड और एनोड की 11वीं क्लास में विशेषता पढ़ी थी, तब आराम से पढ़े हो कि कैथोड ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और एनोड धनावेशित कणों से मिलकर बना होने के कारण इसको धन किरणें, केनाल किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। इसलिए कैथोड के पास ऋणावेश चिन्ह आता है और एनोड के पास धनावेश चिन्ह आता है। अब देखो बच्चों, पात्र में एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, जिसका आपने रासायनिक नाम लिखा था कोररेंडम। रासायनिक नाम क्या लिखा था? कोररेंडम। यह लोहे का पात्र है, और इस लोहे के पात्र में जो मैं ये दर्शा रही हूं, यह एल्यूमिना Al2O3 प्लस कारियोलाइट। कारियोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6). इसका नाम है कारियोलाइट और इसका नाम है एल्यूमिना। लोहे के पात्र में एल्यूमिना तथा कारियोलाइट का मिश्रण डाला जाता है। शुद्ध एल्यूमिना का जो गलनांक होता है वह 2100 केल्विन होता है। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक कितना होता है? 2100 केल्विन। कई किताबों में आपको 2323 केल्विन भी मिलेगा, इससे ज्यादा बेटर 2100 केल्विन है। तो शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक कितना होता है? 2100 केल्विन। कई जगह 2323 केल्विन भी दे रखा है,
लेकिन 2323 केल्विन से ज्यादा कौन बेटर है? 2100 केल्विन। तो तुम 2100 केल्विन ही याद रखोगे, ठीक है। मैंने आपको डाउट निकालने के लिए दूसरा गलनांक भी बता दिया है। मान लो आप कोई बुक पढ़ो और उसमें आ जाए सोचो मैम ने तो ये बताया था, इसलिए मैंने दोनों ही गलनांक आपको बता दिए हैं। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक 2100 केल्विन होता है। अतः गलनांक को कम करने के लिए तथा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए आपने पात्र में जो एल्यूमिना लिया है वो शुद्ध एल्यूमिना है, इसका गलनांक 2100 केल्विन है। और शुद्ध एल्यूमिना ध्यान रखना विद्युत का कुचालक होता है। कोई भी शुद्ध चीज होती है वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक। तो शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक भी होता है और इसका गलनांक 2100 केल्विन होता है। अतः गलनांक को कम करने के लिए तथा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कार्योलाइट मिलाया जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि मिश्रण में कार्योलाइट ही क्यों मिलाया जाता है, तो आप बताओगे गलनांक को कम करने के लिए तथा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए एल्यूमिना के साथ में क्या मिलाया जाता है? कार्योलाइट मिलाया जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोडों के बीच में एक विद्युत बल्ब भी लगाया जाता है जिसको दिखाया नहीं जाता है। आप थ्योरेटिकल में बोलोगे कि इलेक्ट्रोडों के बीच में एक विद्युत बल्ब भी लगाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसके द्वारा? इलेक्ट्रोडों के द्वारा। इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लगभग 1000 केल्विन ताप पर, अब यहाँ पे भी सुन लो बच्चों, अगर आप गलनांक 2100 केल्विन यूज कर रहे हो तो ताप 1000 केल्विन होगा। अगर आप गलनांक 2323 केल्विन यूज कर रहे हो तो ताप 1173 केल्विन होगा, ठीक है। अगर आप गलनांक चेंज कर रहे हो तो ताप को भी जरूर चेंज करना है। 2100 ले रहे हो तो 1000 और 2323 ले रहे हो तो 1173, ये इनके लिए ताप फिक्स होता है। तो जब इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो लगभग 1000 केल्विन ताप पर यह मिश्रण द्रवित अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रवित अवस्था में। अतः पदार्थ का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पे पदार्थ कार्योलाइट और क्या है? एल्यूमिना। तो सबसे पहले अपन कार्योलाइट का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। Na3Al(F6) देखो बच्चों, इसको तुम तोड़ोगे तो या विद्युत अपघटन करोगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ 3NaF प्लस AlF3 सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोरेट। AlF3 का नाम क्या है? एल्यूमिनियम फ्लोरेट। अब इस एल्यूमिनियम फ्लोरेट का विद्युत अपघटन करोगे आप तो आपको Al+3 एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है और 3F-। अब इनसे आपको कैथोड और एनोड बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन कैथोड पर अभिक्रिया करवाएंगे। कैथोड एल्यूमिनियम है, +3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कौन सी धातु बना रहा है? एल्यूमिनियम धातु। एनोड पर आप क्रिया करोगे, एनोड पर क्या है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रही है? फ्लोरीन धातु बना रही है। फ्लोरीन धातु प्लस फ्लोरीन धातु मिलकर F2 गैस का निर्माण कर रही है। इसी से मैंने ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड है। कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु और एनोड पर क्या प्राप्त हुई है? फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन धातु नहीं, फ्लोरीन गैस।
फ्लोरीन धातु प्लस फ्लोरीन धातु मिलकर क्या बना ली, फ्लोरीन गैस। अब पदार्थ आपके पास एल्यूमिना भी तो है, तो देखो बच्चों एनोड पर प्राप्त हुई फ्लोरीन गैस एल्यूमिना से क्रिया करके Al2O3 प्लस F2, यह फ्लोरीन गैस किससे क्रिया करती है, एल्यूमिना से, और क्रिया करके एल्यूमिनियम फ्लोरेट तथा ऑक्सीजन गैस बनाती है। एल्यूमिनियम फ्लोरेट और क्या बनाती है, ऑक्सीजन गैस। इस एल्यूमिनियम फ्लोरेट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते रहते हैं जब तक पात्र में एल्यूमिना समाप्त नहीं हो जाता है। जो एल्यूमिनियम फ्लोरेट प्राप्त हुआ है उसे आप एल्यूमिनियम प्राप्त करते रहते हो जब तक पात्र में एल्यूमिना समाप्त नहीं हो जाता है। जो ही पात्र में एल्यूमिना समाप्त हो जाता है तो इलेक्ट्रोडों के श्रेणी क्रम में लगा बल्ब तेजी से जलने लगता है। क्या करने लगता है, तेजी से जलने लगता है। अतः पात्र में दोबारा एल्यूमिना ढाली जाती है। ऐसे नहीं कि एक बार ढाल दिया और खत्म हो गई तो विधि खत्म हो गई। इसमें जैसे जैसे खत्म होती जाती है वापस पात्र में क्या ढालते जाते हैं, एल्यूमिना ढालते हैं। अतः पात्र में वापस क्या ढाल देते हैं, एल्यूमिना ढाल देते हैं। एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है, देखो यहाँ पे 3O2 बनी है। एल्यूमिनियम एल्यूमिना जब फ्लोरीन से क्रिया किया है तो यह ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के कार्बन से क्रिया करके, ये जो ऑक्सीजन गैस है वह एल्यूमिनियम के किससे क्रिया करेगी, कार्बन से, और कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। अतः यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। एल्यूमिना समाप्त होता जाता है, पात्र में ढालते रहते हैं। अतः इस पात्र में एनोड को बार बार बदलना पड़ता है और जो एल्यूमिनियम धातु है वह पात्र के पेंदे में एकत्रित होती जाती है जिसको छिद्र के द्वारा बाहर कर लेते हैं। यही विधि है हेल हेराल्ट विधि। यहाँ पे छिद्र से कौन सी धातु प्राप्त हो रही है, एल्यूमिनियम धातु। यहाँ मैंने एल्यूमिनियम धातु लिखी है। यही क्या होती है बच्चों, हेल हेराल्ट विधि। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश ही करेंगे। लोहे का पात्र होता है, कार्बन का अस्तर लगा होता है, कार्बन का अस्तर कैथोड का कार्य करता है, एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ होती है, पात्र में शुद्ध एल्यूमिना तथा कार्योलाइट का मिश्रण लिया जाता है। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक 2100 केल्विन होता है तथा शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। अतः गलनांक कम करने के लिए तथा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए कार्योलाइट मिलाया जाता है। इलेक्ट्रोडों के श्रेणी क्रम में एक विद्युत बल्ब लगा देते हैं। इलेक्ट्रोडों के द्वारा मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लगभग 1000 केल्विन ताप पर मिश्रण द्रवित अवस्था में आ जाता है जिसका विद्युत अपघटन निम्न प्रकार से होता है। यहाँ तक आपके पास नोट्स पहुंच गए थे। ये मैंने कार्योलाइट का विद्युत अपघटन कर दिया है। फिर एल्यूमिनियम फ्लोरेट का विद्युत अपघटन किया तो Al+3 3F- कैथोड पे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल्यूमिनियम धातु बना रहा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोरीन धातु बना रही है। फ्लोरीन फ्लोरीन मिलकर फ्लोरीन गैस बना रही है। अतः एनोड पर मुक्त फ्लोरीन गैस एल्यूमिना से क्रिया करके एल्यूमिनियम फ्लोरेट व ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना होने के बाद में इस एल्यूमिनियम फ्लोरेट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते रहते हैं जब तक एल्यूमिना
समाप्त नहीं होता है। जो ही एल्यूमिना समाप्त हो जाता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य लगा बल्ब तेजी से जलने लग जाता है। इलेक्ट्रोडों के मध्य लगा बल्ब जब तेजी से जलने लग जाता है, कैसे? क्योंकि क्या समाप्त हो जाता है? एल्यूमिना। अतः पात्र में दोबारा एल्यूमिना ढाल देते हैं। एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है वह एनोड के कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। यह क्रिया बार बार होती रहती है। एनोड को बार बार बदलना पड़ता है। एल्यूमीनियम धातु पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाती है, जिसे छिद्र के द्वारा बाहर कर लिया जाता है। इसे ही हेल हेराल्ट विधि कहते हैं या विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? सभी बच्चों को हेल हेराल्ट विधि क्लियर? और बोलो। 5 बच्चे जवाब दिए छिंतर में। अच्छा अच्छा, आपके बार सबके यस में आ रहे हैं। तो बच्चों, आपके पास नोट्स इस विधि के पदार्थ का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार से होता है। यहाँ तक पहुंच गए थे डायग्राम सहित। आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है। जैसे मैंने Na3AlF6 का कर रखा है ना, यहाँ देखो रिएक्शन कर रखी है, यहाँ से आपके पास नोट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत हो ना कि मैम थ्योरेटिकल तो पूरा खा गई और यहाँ से कैसे भेजी है, क्योंकि ये मैंने तुम्हें पहले भेज दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस विधि में किसी बच्चे को? पूजा और आरती क्या क्वेश्चन? पूजा और आरती क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन तो पूछ। है पूजा और आरती, फटाफट पूछ तो और भी बताऊं। कल भी क्लास नहीं हुई थी। मैम किसका वर्क है? ब्लूब का क्या वर्क है? ब्लूब क्या होता है? अच्छा, बल्ब का क्या वर्क है? बल्ब तो इसलिए लगाया जाता है ताकि एल्यूमिना समाप्त हो जाए, तब हमें पता चल जाए कि एल्यूमिना समाप्त हो गया। ओके पूजा और आरती, जब एल्यूमिना समाप्त हो जाता है ना, तो ये बल्ब तेजी से जल जल के संकेत देता है कि एल्यूमिना पात्र में समाप्त हो गया, दोबारा डाल दो। तभी श्रेणी क्रम में बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, अब चलो आगे। तो चलो बच्चों, अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना। इसी में टॉपिक है कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना। देखो, आपने वायु द्वारा अपचयन में पढ़ भी रखा है कुछ। अभी मैं रिएक्शन को लिखूंगी, तभी तुम्हें याद भी आती रहेगी, दोबारा रिपीट भी होता रहेगा। तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्ति में ही आपका अगला टॉपिक है कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना, जिसे तुम छठा पद भी बोल सकते हो या ऐसे भी हेडिंग लगा सकते हो। कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना। देखो, जिस प्रकार आपने कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन पढ़ा था बहुत लंबा कि ये बन गया ये बन गया, उसी तरह ये चलेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी तो तुम्हारे अपने आप याद होता चलेगा। इसमें सबसे पहले क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है CuO2O। क्यूप्रस ऑक्साइड का
कार्बन द्वारा अपचयन होकर या कोक द्वारा अपचयन होकर कॉपर धातु प्राप्त होती है। कौन सी धातु प्राप्त होती है? कॉपर धातु। और बाहर क्या हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का कोक के द्वारा अपचयन होकर कॉपर धातु प्राप्त होती है। अब देखो, कॉपर का प्रमुख अयस्क, कॉपर के तो मैंने सल्फाइड अयस्क आपको कॉपर पाइराइटीज भी बताया था, कॉपर ग्लास भी बताया था, लेकिन कॉपर का जो प्रमुख अयस्क होता है वह कॉपर पाइराइटीज होता है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइटीज होता है, जो भर्जन के द्वारा, मैंने देखो आपको भर्जन विधि पढ़ाई थी तो अलग से इसका एग्जाम्पल करवाया था कि कॉपर पाइराइटीज का भर्जन निम्न प्रकार से होता है। पहले सल्फाइड से ही सल्फाइड प्राप्त हुए थे, फिर उसका ऑक्सीकरण किया था तो आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए थे। याद आई हो तो ऐसे मैंने करवाया था। कॉपर पाइराइटीज का भर्जन निम्न प्रकार से होता है। भर्जन विधि में आपने देखो ऐसे भर्जन किया था, Cu2S प्लस 2Fe प्लस आपके पास SO2 बार हुआ था। करवाया था कि नहीं करवाया था? फिर आपने Cu2S का ऑक्सीकरण किया था। ऑक्सीकरण करने पर आपको ऑक्साइड प्राप्त हुआ था प्लस 2SO2। इसी प्रकार आपने FeS का किया था, फिर आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ था प्लस SO2। ऐसे कैसे पद आपको प्राप्त हुए थे? नोट्सों में मैंने रिएक्शन नहीं दिखा रखी है क्योंकि रिएक्शन मैंने भर्जन विधि में करवा दी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखी हूं कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइटीज है, जिसका भर्जन करने पर Cu2S व FeS प्राप्त होता है, जो आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा Cu2O व FeO में परिवर्तित हो जाता है। नोट्सों में मैंने ऐसे सीधी लाइन लिखी है, रिएक्शन नहीं दिखाई गई है क्योंकि भर्जन में मैंने आपको रिएक्शन करवा दी है। अब देखो बच्चों, ऐसे ऐसे बनने के बाद में कॉपर पाइराइटीज से क्यूप्रस सल्फाइड व क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड तथा इसका आंशिक ऑक्सीकरण होकर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अतः भर्जित अयस्क को सिलिका का सूत्र होता है SiO2। ये पहली वाला पद और ये दूसरा वाला पद, ये तीसरा पद बताने जा रही हूं। अतः भर्जित अयस्क को सिलिका के साथ मिलाकर